हाल ही में लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में एसी शॉर्ट सर्किट हो जाने से भीषण आग लग गई। उस घटना से न केवल लखनऊ ही बट पूरा देश शॉक में आ गया। इस दुर्घटना में बहुत सारे स्टूडेंट्स घायल हुए और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दुर्भाग्यवश अपनी जान गंवाई। Such incidents raise serious concerns about safety. It reminds us that architecture is not only all about creating beautiful and functional spaces, but safety should be the priority. Welcome to another exciting podcast of Architalk. Today we have with us talented designer who not only passionate about creating beautiful spaces but also considers safety while designing. Welcome to the show, sir. Thank you. Sir, before jumping on the discussion on safety points and measurement, first, could you please share your journey? एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, बचपन से शौक था। मैंने स्कल्पचर से ग्रेजुएशन भी किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, लेकिन मुझे लगता था कि मेरा आर्ट पीस किसी का मोहताज ना हो, तो मेरा आर्ट वर्क जो हो वो लिविंग स्पेस हो। तो उस वजह से फिर ग्रेजुएशन कर चुके थे तो आर्किटेक्चर फिर से करे वो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो हमने इंटीरियर डिज़ाइनिंग को ऑप्ट किया। बैंगलोर से इंटीरियर डिज़ाइनिंग किया। 97 से मैं इस फील्ड में बनारस में ही काम कर रहा हूँ। बैंगलोर में कुछ दिन तक मैं अपने सर के साथ ही काम किया, उसके बाद मैं बनारस आ गया और बनारस में काम शुरू किया मैंने। We often hear about AC short circuit, switches short circuit, geyser blast, cylinder blast. तो what do you think कि डिज़ाइनिंग केवल एस्थेटिकली और फंक्शनली तक लिमिटेड है कि सेफ्टी भी हमें उसमें ध्यान देनी चाहिए फ्रॉम द फर्स्ट डे? एस्थेटिक सेकेंडरी है, प्राइमरी कंसर्न हम लोग का हमेशा जो है वो होता है फंक्शन क्या है, कैसा होना है। हॉस्पिटल है, होटल है, शोरूम्स है, रेसिडेंस है, तो हम लोग का प्राइमरी फोकस तो ये होता है कि उसका फंक्शन अच्छा हो। सेकेंडरी ऑप्शन हम लोग का कि ठीक है उसको एस्थेटिकली बहुत अच्छा होना है कि लोगों को अच्छा लगे। अगर हम लोग बाथरूम के लिए टाइल पसंद करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो एंटी स्किड हो, स्लिप ना करे। किचन के लिए है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हो सकता है तेल गिरे, पानी गिरे, स्लिप कर। तो सेफ्टी कंसर्न तो ऑब्वियसली होता है। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनिंग में कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, प्रॉपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को हायर करना चाहिए जो इन सारे सेफ्टी मेजर्स को वो अकॉर्डिंगली डील कर सके। What point should homeowners, contractors, builders ensure while installing AC, switches, geyser or placing cylinder? कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो ज़्यादा वोल्टेज का है, जैसे एयर कंडीशनर्स है, गीज़र्स है, वाटर पंप है, इस तरह के जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का लोड ज़्यादा होता है वहाँ पे कोशिश यही करनी चाहिए कि वायरिंग बहुत प्रॉपर हो, प्रॉपर अर्थिंग हो। कई बार क्या होता है एक्चुअली मैम कि MCBs वगैरह जब यूज़ करते हैं किसी दूसरे पर्पस से, जब डिज़ाइन किया गया किसी दूसरे पर्पस से, उतने लोड के, उतने वोल्टेज के हम लोग MCB नहीं लगाए, उतने एम्पियर के MCBs हम लोग यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं था। बाद में क्लाइंट ने वहाँ पे कोई अपना कोई सेटअप किया, अच्छा ठीक है ऐड किया, अब पता चला कि वो MCB वहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है। In your experience, what are the most common mistakes every homeowners compromises when they renovate their houses? कहीं पे अगर हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, हम करें या कोई और डिज़ाइनर करे, आर्किटेक्ट करे, हम एस्थेटिकली चीज़ों को महंगा सस्ता कर ले तो चलेगा, लेकिन जहाँ पे सेफ्टी कंसर्न है वहाँ पे तो किसी भी हालत में कोई स्पेस ही नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करे। सिर्फ इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड ही नहीं होता है, अगर प्लम्बिंग है, प्रॉपर प्लम्बिंग नहीं हुआ है, प्रॉपर वाटर प्रूफिंग नहीं हुआ है और लीकेज कहीं ना कहीं हो रहा है तो वो स्लैब को, बीम को, कॉलम को डैमेज कर रहा है, गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। So in this situation, architect has a responsibility to educate the client. Obviously, ma'am. Despite taking all precautions and safety measures,
मोस्टली इट हैपन्स कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसी कौन से पॉइंट्स हैं जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि लोगों की जान ना जाए और जो प्रॉपर्टी है वो भी ना खराब हो? अगर फायर के कंसर्न में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो चाहे घर हो, चाहे कमर्शियल प्लेसेस हो, हमेशा कोशिश तो यही होनी चाहिए कि फायर एग्ज़िट हो। दूसरा, फायर जो है वो हमेशा जो है एक अलार्म देता है। अलार्म इन द सेंस कि एक बार में पूरे मकान में या पूरे रेस्टोरेंट में कोई आग नहीं लग सकता। वो शुरुआत तो बहुत थोड़े से होती है। तो अगर वो समझ में आ जाए तो उसके लिए प्रॉपर अलार्म का सिस्टम होना चाहिए। स्टेयरकेसेस जो हैं, क्योंकि इस तरह के कंडीशंस में लिफ्ट को नहीं ऑपरेट करना चाहिए, तो जो स्टेयरकेसेस हो वो प्रॉपर विड्थ के हो, लोग आराम से चढ़ सके, उतर सके। क्योंकि जब कोई इस तरह का हादसा होता है तो लोग डरे हुए होते हैं, उन्हें अपने जान की ज़्यादा फिक्र होती है। तो उसमें क्या होता है कि वो किसी को धक्का दे के भी जा सकता है, कोई गिर भी सकता है। तो अगर हम लोग पैसेज को अच्छा स्पेशियस रखेंगे तो मे बी हम लोग काफ़ी हद तक इन सारी चीज़ों को, आजकल जैसे प्लाईवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे डोर्स वगैरह इस तरह के आ रहे हैं कि कोई एक कमरे में आग लगी है तो उसके डोर इस तरह के फायर रिटार्डेंट है कि वो आपको 1 घंटे 1.5 घंटे का समय देता है कि वो बाहर ना आए। मतलब डोर जो है फायर को अंदर ही अंदर रोकने में वो केपेबल है। बिल्कुल मैम। सर, मगर एक कंसर्न है कि जैसे कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं और वहाँ पे जगह भी नहीं है, तो आजकल मैं देख रही हूँ ऐसे इक्विपमेंट भी इनोवेट हो रहे हैं जो हमें जंप ना करना पड़े और सीढ़ियों से ना उतरना पड़े। तो इस तरह के भी इक्विपमेंट इनोवेशन हो रहा है, मतलब इस तरह की जो हाँ मैम, अगर इस तरह का जैसे इस तरह के इनोवेशंस अगर आते हैं तो ऑब्वियसली हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उनको यूज़ करें। सर, व्हाट इज़ योर पॉइंट व्हेन आजकल देख रहे होंगे आप कि छोटे छोटे घर बन रहे हैं और इवन बनारस में अगर आप देखें तो छोटी पतली पतली गलियां हैं और सारे घर एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि इसमें किस तरह से लोगों को घर बनवाना चाहिए, कैसे वेंटिलेशन देना चाहिए? मैम, वेंटिलेशन तो मस्ट है, क्योंकि ज़्यादातर फायर के केसेस में आग लगने से कम लोग मरते हैं, दम घुटने से ज़्यादा लोग मरते हैं। क्योंकि फायर जैसे ही होता है और कमरों में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मटेरियल्स जैसे कपड़े, गद्दे, ये सारी चीज़ें ऐसे होते हैं कि इसके फ्यूम्स इतने ज़्यादा होते हैं कि इंसान दम घुटने से ज़्यादा मर जाता है। तो अगर वेल वेंटिलेटेड जगह है तो कम से कम जो फायरमैन आएंगे उनको भी एक्सेस करने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाएगी और कम से कम दम घुटने से इंसान जो बच जाएगा। तो व्हाट इज़ योर वन पीस ऑफ एडवाइस टू एवरी होम ओनर्स दे शुड फॉलो? सबसे ज़्यादा जो है मैम, जो लापरवाही होती है वो कोई भी सड़क छाप आदमी जाके बिजली मिस्त्री बन जाता है और वो वायरिंग कर देता है, वो नहीं होना चाहिए। वेल वेंटिलेटेड हो घर। सर, what points do you consider while selecting plywood, laminates, acrylic in your interior designing? मैं तो स्टिल जो है प्लाईवुड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ड्यूरेबिलिटी टाइम टेस्टेड है। बाज़ार में बहुत तरीके के आर्टिफिशियल, सिंथेटिक, बहुत तरीके के मटेरियल्स आ रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी तक प्लाईवुड को रिप्लेस कर सके ऐसा नहीं है। कंसर्न है, आजकल लोगों का कहना है कि ठीक है प्लाईवुड नेचुरल वुड यूज़ करता है। सर, वन मोर मिथ कि ये रहता है कि पेड़ काटा जाता है प्लाईवुड के लिए। ऐसा नहीं है। जो डेड पेड़ होते हैं ना, उनको काटा जाता है। उनको काटना ज़रूरी भी होता है, अदरवाइज वो फैलते जाएंगे और पूरा जंगल बन जाएगा। तो सर, व्हाट पॉइंट्स डू यू कंसीडर, किस तरह की आपको, मतलब प्लाईवुड कौन सी आपके लिए अच्छी है? मैम, जैसे ये 19 mm सॉलिड प्लाई है, इसमें कई कोर्स अलग अलग लेयर्स में बने हैं, जो डायरेक्ट पेड़ से वीनियर्स निकाल के इसको बनाया जाता है। इसमें जैसे BWP ग्रेड इस वजह से बोल रहे हैं मैम कि इसमें जो रेजिन वगैरह यूज़ होता है वो फिनॉल वगैरह का होता है, जो अच्छा टर्माइट प्रूफिंग, वाटर रेजिस्टेंट,
ये सारी खूबी इसमें रहती है। और ऑब्वियसली ये ब्रांड ताजपुरिया हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी ब्रांड है। Thank you so much for joining Tajpriya Architalk and sharing your insight on safety measures and equipment. थैंक यू। Thank you for watching and see you in the next episode.